हेलो दोस्तों, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने साइंस की क्लास में रक्त परिसंचरण को पढ़ा था, तो उस क्लास के अंत में हमने क्वेश्चन लिखा था कि एकशेरुकीय प्राणियों में श्वसन कैसे होता है। एकशेरुकीय प्राणियों में श्वसन कैसे होता है। तो एकशेरुकीय प्राणियों में श्वसन, जो एकशेरुकीय प्राणी है उनमें श्वसन कैसे होता है, ये अपना क्वेश्चन था। जिस विद्वान साथी को इसका पता नहीं है वो लास्ट वीडियो देख सकता है। फिर उसके ऑप्शन इस प्रकार से थे। नंबर 1 विसरण द्वारा, नंबर 2 दाब के आंशिक अंतर द्वारा, नंबर 3 अवायवीय श्वसन, और नंबर 4 नन ऑफ दीज अबव। नन ऑफ दीज अबव, ये नंबर 4 था। तो इसका सही आंसर होता है विसरण। जो एकशेरुकीय प्राणी है उनमें श्वसन है वो विसरण द्वारा होता है। अवायवीय श्वसन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अवायवीय श्वसन तो नहीं होगा। अवायवीय श्वसन तो इस जैसे कुछ कवक होते हैं उनमें होता है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल बनती है। मैंने बताया था किण्वन मेथड के माध्यम से, ठीक है। दाब के आंशिक अंतर द्वारा आपको मैंने बताया था बाह्य श्वसन होता है, जो कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। जो कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। और जो वायवीय श्वसन का क्या है, एक प्रकार है, ठीक है। वायवीय श्वसन का एक भाग है। और विसरण द्वारा, जिस प्रकार से मानव में आंतरिक श्वसन है वो विसरण द्वारा नहीं होता क्या, ठीक उसी प्रकार एकशेरुकीय प्राणी जो स्पंजनुमा होते हैं उनमें जो श्वसन है वो किस विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है। चलो आप अपन आगे जानते हैं। हाँ, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे रक्त के बारे में। हमने पढ़ा कि रक्त है उसके 2 भाग होते हैं। रक्त है उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। नंबर 1 बताइए क्या, तरल भाग प्लाज्मा, और नंबर 2 रक्त कोशिकाएं। नंबर 1 तरल भाग प्लाज्मा और नंबर 2 तरल रक्त कोशिकाएं। अब देखो प्लाज्मा के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। प्लाज्मा, थोड़ा ध्यान देना। प्लाज्मा, अब सुनिए, जो प्लाज्मा है रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा है वो क्या है, रक्त का तरल भाग है, ठीक है। रक्त का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है, तरल भाग, ठीक है। और यह अपने आप में क्या है, एक निर्जीव भाग है। यह अपने आप में क्या है, एक निर्जीव भाग है। समझ गए ना। तो अगर बोला जाए रक्त का निर्जीव भाग क्या है, तो प्लाज्मा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो प्लाज्मा है वो रक्त का कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। रक्त का कितना होता है, वो 55% होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर 90 से 92%, या कुछ बुकों में आपको सीधा 92% लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्या होता है, जल होता है। 92% क्या होता है, जल होता है। प्लाज्मा का 90 से 92% भाग या 90% भाग है वो क्या होगा, जल होगा। आगे बात की जाए, अब देखिए, अब ये जो प्लाज्मा है इसका 90% पार्ट तो जल हो गया, बचा क्या 10% या 8 से 10% भाग। अब 8 से जो 10% भाग है, 8 से 10% भाग है वो होते हैं कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, हाँ, वो होते हैं कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इन कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में क्या क्या पाए जाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठता है और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, अब ये जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है इसमें सबसे पहला पदार्थ है प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे पहला पदार्थ क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। 2 नंबर पे अपन बात करेंगे अपशिष्ट, ठीक है। 3 नंबर पे अपन बात करेंगे लवण या गैसों की बात कर लेते हैं। 3 नंबर पे अपन बात करेंगे गैस,
4 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं लवण। 4 नंबर पे अपन क्या बात कर लेंगे? लवण। ठीक है, ये कुछ पदार्थ उपस्थित होते हैं। हाँ, और अगर से अलग से बात की जाए तो अपन बोल सकते हैं रक्त स्कंदन कारक। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीनों। तो प्लाज्मा प्रोटीन होते कितने हैं? 4 होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं? 4। प्लाज्मा प्रोटीनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4। अब देखिए, ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन, नंबर 2 होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, नंबर 3 होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और नंबर 4 होता है फाइब्रिनोजन, नंबर 4 होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। अब देखिए आगे, अब ये जो एल्बुमिन है, अब ये जो एल्बुमिन है वो एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इन सब का निर्माण लीवर में होता है। इन सब का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और ग्लोबुलिन है वो एकमात्र प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता। क्या बोलेंगे अपन? एकमात्र प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता। एकमात्र प्लाज्मा प्रोटीन जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता वो कौन है? ग्लोबुलिन है। समझ गए ना? रक्त में 4 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, इनमें जो ग्लोबुलिन है ना वो एकमात्र प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता, जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता। ठीक है, बाकी इन सब का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। इन सब का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ग्लोबुलिन का निर्माण लीवर में नहीं होता, जब ग्लोबुलिन का निर्माण लीवर में नहीं होता तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण आपको याद रखना है बोन मैरो में, बोन मैरो, या कई बार बोन मैरो की जगह सीधा प्लाज्मा लिखा जाता है, प्लाज्मा में ही इसका निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से अपन बोल सकते हैं अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में। अगर बाय द वे अगर आपको अस्थि मज्जा लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको क्या चूज करना है? प्लाज्मा चूज करना है। क्या चूज करना है? प्लाज्मा। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एकमात्र प्लाज्मा प्रोटीन जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता, तो इसका निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में होता है। जहां रक्त का निर्माण होता है ना अस्थि मज्जा में, वहां पर इसका निर्माण होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब 1 नंबर पे बात करते हैं एल्बुमिन की। 1 नंबर पे बात करते हैं एल्बुमिन की। अंडे में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। ठीक है ना? जो अंडे का सफेद भाग है ना, जो अंडे का जो सफेद भाग होता है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। अब एल्बुमिन प्रोटीन की खास बात यह है कि ये थोड़ा सा गर्म होते ही है ना, जब ये गर्म होना थोड़ा सा गर्म होते ही है ना, ये ठोस अवस्था में आने लगता है। थोड़ा सा गर्म होते ही है ठोस अवस्था में आने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब अपन बोलते हैं कि अंडे की क्या बनाई जाए, अंडे की कई प्रकार की डिशें बनती है ना। ठीक है, अब अंडे को जैसे ही तोड़कर तवे पर या फिर फ्राई पैन में डाला जाता है तो फ्राई पैन में डालते ही है अंडा है वो पक जाता है, आसानी से पक जाता है। इसका कारण क्या है कि एल्बुमिन है वो थोड़ी सी उष्मा पाते ही क्या होता है इसमें, यह सॉलिड होने लगता है, ठोस होने लगता है। तो इसलिए यह पकने में क्या है? आसान है। यह पकने में क्या है? आसान। तो अंडा है वो जल्दी किसके कारण पकता है? एल्बुमिन के कारण पकता है। अंडा है वो जल्दी किसके कारण पकता है? एल्बुमिन के कारण पकता है। और याद रखना एल्बुमिन है वो अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है। एल्बुमिन है वो अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है? एल्बुमिन के कार्य क्या है बताओ? वसीय हार्मोन। ठीक है, या वसीय अमल बोल देता हूं मैं एक बार, वसीय अमल। ठीक है, 2 नंबर पे बोल देता हूं मैं स्टेरॉइड। 2 नंबर पे बोल देता हूं मैं स्टेरॉइड, वसीय अमल, स्टेरॉइड। और नंबर 3 पे बात की जाए थायराइड हार्मोन। थायराइड के जो हार्मोन है ना वो,
इन सब का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? एल्बुमिन करता है। वसीय अम्ल, स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन, वसीय अम्ल, स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन है, इन सब का परिवहन है वो कौन करता है? एल्बुमिन करता है। समझ गए ना? हाँ। अब 2 नंबर पे बात की जाए ग्लोबुलिन की। 2 नंबर पे किसकी बात की जाए? ग्लोबुलिन की। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा है वो रक्त का तरल भाग है, निर्जीव भाग है, और रक्त का लगभग 55% पार्ट होता है, जिसमें 92% H2O होता है। ठीक है, जिसमें 8 to 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके अंदर मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन, अपशिष्ट, कुछ गैसें, कुछ लवण, कुछ आयन, कुछ रक्त स्कंदन कारक जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो इस कड़ी में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन। इस कड़ी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन, नंबर 3 प्रोथ्रोम्बिन और नंबर 4 है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि ये सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन को छोड़कर, ग्लोबुलिन को छोड़कर। ग्लोबुलिन को छोड़कर सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन है वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन एकमात्र प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में नहीं होता, तो वो कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है वो? बोन मैरो में बनता है। तो अब यहां पर हम पढ़ रहे थे एल्बुमिन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? एल्बुमिन पढ़ना शुरू किया था। अब ये जो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है वो अंडे में पाया जाता है। मुख्य रूप से मैंने बताया आपको अंडे में पाया जाता है। इसी कारण यह इसी की उपस्थिति के कारण है ना अंडा जल्दी पकता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन की उपस्थिति के कारण अंडा जल्दी पकता है। ठीक है, 2 नंबर पे बात करें कि एल्बुमिन है वो एक क्या करता है? बस ये अम्लों का परिवहन करता है, स्टेरॉइडों का परिवहन करता है और थायराइड हार्मोनों का भी परिवहन करता है। थायराइड हार्मोनों का भी परिवहन करता है। कौन करता है? एल्बुमिन। ठीक है, अब अपन 2 नंबर पे बात करते हैं ग्लोबुलिन की। 2 नंबर पे किसकी बात करते हैं? ग्लोबुलिन की बात करते हैं। दो नंबर पे है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, सुनिए। ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है वो सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है ना वो सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या है? सुनिए, सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? ग्लोबुलिन है। सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? ग्लोबुलिन है। आगे बात की जाए, इसका एटॉमिक वेट है ना, या इसके द्रव्यमान की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें तो 1193 किलो डाल्टन, 1193 किलो डाल्टन होता है। ग्लोबुलिन है ना, इसका द्रव्यमान 1193 किलो डाल्टन होता है। याद रह जाएगा? ठीक है, अब किलो डाल्टन क्या है वो बता दूंगा। ठीक है, आगे सुनिए। आगे बात करें कि ग्लोबुलिन है वो 3 प्रकार का होता है। ग्लोबुलिन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है अल्फा ग्लोबुलिन, नंबर 2 बीटा ग्लोबुलिन, नंबर 2 बीटा ग्लोबुलिन और नंबर 3 है गामा ग्लोबुलिन। नंबर 3 क्या है? गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अब देखिए, मैंने बताया सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबुलिन है, जिसका एटॉमिक वेट मैंने कितना बता दिया? 1193 किलो डाल्टन बता दिया, जो मुख्य रूप से किसका है? गामा ग्लोबुलिन का है। तो सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन आपको ध्यान में रखना है ग्लोबुलिन है, लेकिन ग्लोबुलिन में कौन है? गामा ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन में कौन है? गामा ग्लोबुलिन। जो अब ये प्रश्न है ना ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि आप इसे किस प्रकार से सोल्व आउट करते हो।
ठीक है ना। वो मेथड आपका रहेगा, सोचना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट है ना। एक बात की गांठ बांध लेना आप लोग, एक बात की आपको हमेशा गांठ बांध लेनी है कि प्रश्न कितना भी आसान क्यों ना हो, क्वेश्चन है वो कितना भी कोई आसान क्यों ना हो, आपको एक बार सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, एक बार सभी ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हम में से क्या करते हैं, कई लोग जल्दी के अंदर हमने कोई प्रश्न पढ़ा और इसमें पहला आंसर अगर अपने को सही लगा तो वो कर दिया। आजकल प्रश्न आसान नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से घुमाकर पूछे जाते हैं, आपके दिमाग के साथ खिला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना है, सोचकर देखो। अगर मैं पूछ लूं सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, और मैंने सबसे पहले लिख दिया ग्लोबुलिन और डी में ऑप्शन दे दिया मैंने गामा ग्लोबुलिन, तो कौन सा चूज करोगे, ग्लोबुलिन चूज करोगे या गामा ग्लोबुलिन चूज करोगे? समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो गामा ग्लोबुलिन चूज करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो आपको सभी ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए, सभी ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए। अब देखिए आगे, तो सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका द्रव्यमान 1193 किलो डाल्टन है, जो वास्तव में किसका है, गामा ग्लोबुलिन का है, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। आगे बात करें, मैंने आपको एक पहले ही बता दी, इसका निर्माण लीवर में नहीं होता, इसका निर्माण लीवर में नहीं होता, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में बनता है। आगे बात की जाए, हाँ, अब ये जो ग्लोबुलिन है ना, वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, प्रतिरक्षा तंत्र है ना उसे मजबूत बनाने में सहायक है, प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा को ये क्या करता है, मजबूत करता है। गामा ग्लोबुलिन है वो क्या करता है, प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है, समझ गए ना, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये क्या था, ग्लोबुलिन था, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े हैं, नंबर 1 एल्बुमिन और नंबर 2 ग्लोबुलिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ग्लोबुलिन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इससे संबंधित कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीन नंबर पे है प्रोथ्रोम्बिन और 4 नंबर है फाइब्रिनोजन। 4 नंबर क्या है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब बात की जाए सबसे हल्का प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे हल्का व सबसे छोटा, सबसे हल्का व सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे हल्का व सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, प्रोथ्रोम्बिन है। सबसे हल्का व सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन कौन है जी, प्रोथ्रोम्बिन है। अब देखो आगे, इसके साथ ही एक बात और याद रखना कि सबसे बड़ा, भारी नहीं है, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा नहीं, सबसे भारी, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन होता है। सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, फाइब्रिनोजन। 3 एक जैसे क्वेश्चन हो गए हैं, देखो, सबसे हल्का प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन और सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन। कौन सा, ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन में सबसे भारी प्लाज्मा प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन। कौन सा, गामा ग्लोबुलिन। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सबसे हल्का प्लाज्मा प्रोटीन है ना, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 7.2 किलो डाल्टन बोल देता हूं मैं, 7.2 किलो डाल्टन, या सीधा बोल दे 72,000 डाल्टन। कितना होता है, 72,000 डाल्टन होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये दोनों के दोनों क्या है, रक्त स्कंदन कारक हैं,
ये दोनों के दोनों क्या है? रक्त स्कंदन कारक। दोनों के दोनों रक्त स्कंदन कारक है। मतलब क्या है? ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। देखिए कैसे। हाँ, अब यहां से ये ना प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये रक्त का थक्का जमाने में क्या है? सहायक है। और ये जो फाइब्रिनोजन है ना, वो रक्त का थक्का जमाता है। फाइब्रिनोजन है वो रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाता है। कैसे जमाता है, कैसे बनता है, वो थोड़ा सा आप जान लीजिए। ज्यादा नहीं जानना है आपको, मैं रक्त स्कंदन कारक का वो डिटेल से अलग से पढ़ाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। जहां से अक्सर क्वेश्चन उठता है ना, वहां पर हम पढ़ देते हैं। देखिए, हाँ, अब जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कुछ एंजाइम और कुछ आयनों की सहायता से एक्टिव होते हैं। वो किस प्रकार से एक्टिव होते हैं वो देखो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से देख लेना। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। आगे देखो, हाँ, सबसे पहले बात करें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की। जब हमें चोट लगती है, सोचकर देखना, जब हमें चोट लगती है, कुछ विद्वान साथी ये पूछते हैं कि सर वाहिकाएं होती है ना, जो रक्त वाहिकाएं होती है, उनमें रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? जो रक्त वाहिकाएं होती है उनमें रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? ठीक है, वो जानिए कैसे नहीं जमता। कि जब हमें चोट लगती है तो चोट लगते ही क्या होगा? चोट लगते ही जैसे ही रक्त हवा के संपर्क में आता है, जैसे ही रक्त हवा के संपर्क में आता है, तो हवा के संपर्क में आते ही ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, वो सक्रिय होकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होकर किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यह कब हुआ? जब रक्त हवा के संपर्क में आया। अब वाहिकाएं हैं, जब वाहिकाओं में रक्त बह रहा है तो हवा के संपर्क में आ सकता है क्या? वो डायरेक्ट नहीं आ सकता ना, तो रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखो, तो ये थ्रोम्बिन है ना, वो क्या करता है? इस फाइब्रिनोजन को सक्रिय करके, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके, सक्रिय करके किस में बदल देता है? फाइब्रिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? फाइब्रिन में बदल देता है। समझ गए ना? अब जैसे ये फाइब्रिन में बदलेगा तो फाइब्रिन है ना, वो एक रेसेनुमा संरचना होती है। रेसेनुमा संरचना, फाइब्रिन है वो क्या होती है? एक रेसेनुमा संरचना होती है। अब ये रेसेनुमा संरचनाओं का क्या होगा? गुच्छा होता है। ठीक है, ये गुच्छे के समान व्यवस्थित होंगी और गुच्छे के समान व्यवस्थित होकर चोट लगे हुए स्थान को क्या कर देंगी? कवर कर देंगी। चोट लगे हुए स्थान को क्या कर देंगी? कवर। जैसे यहाँ पर चोट लगी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर चोट लगी है, मान लो यहाँ पर चोट लगी है और रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे रक्तस्राव हो रहा है ना, तो ये इस प्रकार से फाइब्रिन है वो यहाँ पर फैल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही फाइब्रिन यहाँ पर फैलेगा, कवर करेगा, तो प्लेटलेट्स, सबसे पहले प्लेटलेट्स और फिर आरबीसी बोल दो या डब्ल्यूबीसी बोल दो, वो आकर इनके बीच में फंस जाती है। जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है। जिससे रक्त प्रवाह है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जिसे अपन क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बनना। जिसे अपन क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बनना, या साधारण भाषा में अपन क्या बोलते हैं? खरूंट आना बोलते हैं ना, खरूंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। देखिए कैसे हुआ ये, कि जैसे ही चोट लगी, चोट लगते ही रक्त है वो हवा के संपर्क में आया, तो हवा के संपर्क में आते ही प्रोथ्रोम्बिन है वो सक्रिय होकर थ्रोम्बिन में बदल गया। और थ्रोम्बिन है ना, वो यहाँ पे एक और याद रखना आपको, थ्रोम्बोकाइनेज।
थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम और कैल्शियम प्लस कैल्शियम आयन, याद रखना, थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम और कैल्शियम आयन की सहायता से यह फाइब्रिनोजन है वो एक्टिव होकर फाइब्रिन नामक तंतुमय संरचना में बदल जाता है, जो एक गुच्छेनुमा संरचना हो जाती है। और ये गुच्छेनुमा संरचना है वो चोट लगे हुए स्थान को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। और जैसे ये कवर होगा तो ये इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें प्लेटलेट्स फंस जाते हैं या आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाती है। और ये डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती है, इसके साथ या जब जैसे ही चोट लगती है कुछ हानिकारक जीवाणु विषाणु प्रवेश करते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। और आरबीसी और प्लेटलेट्स है उस जगह को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। और इसे अपन क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना बोलते हैं। तो देखिए रक्त का थक्का जमाया किसने, फाइब्रिनोजन ने। और रक्त का थक्का बनना शुरू किसने किया, प्रोथ्रोम्बिन ने। तो इंपॉर्टेंट बात है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, जमाता नहीं है। और रक्त का थक्का जमाता कौन है, फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का जमाता कौन है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये क्या थे, प्लाज्मा प्रोटीन थे। ये क्या थे, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, जिनको हमने चारों को डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले अन्य पदार्थ। हाँ, ये भी याद रख सकते हो आप, रक्त का थक्का जमाने में सर्वाधिक सहायक आयन कैल्शियम आयन है। ठीक है, और एंजाइम कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब आगे है 2 नंबर करेक्ट, गैस से या अपशिष्ट। 2 नंबर पे बात कर लेते हैं अपन अपशिष्टों की। 2 नंबर पे बात करते हैं अपन अपशिष्टों की, कि रक्त में अपशिष्ट कौन से होते हैं वो देख लो, या प्लाज्मा में अपशिष्ट कौन से होते हैं वो देख लो। वैसे शरीर के मूलभूत अपशिष्ट है ना वो प्लाज्मा में होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे CO2 है वो अपशिष्ट होती है। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं यूरिया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है ना, यूरिया और यूरिक अम्ल। इनका परिवहन भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। इनका परिवहन भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। CO2, यूरिया और यूरिक अम्ल। या अन्य प्रकार के जो स्टेरॉइड है या कोई वसीय हार्मोन है, ठीक है, संवेद है, इन सब का परिवहन कौन करता है, कौन करता है, सबका परिवहन रक्त करता है। अब आगे बात करते हैं। अब कुछ गैसें, अब यहाँ पे मुख्य रूप से 2 गैसें हैं। नंबर 1 है CO2 और नंबर 2 O2। नंबर 1 है CO2 और नंबर 2 O2। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकलती है लवण, और लवणों के साथ क्या जुड़े हुए होते हैं, आयन। लवण या आयन, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, बाकी प्लाज्मा है वो पूरा हो गया। लवण, अब इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम के लवण होते हैं। किसके, कैल्शियम के लवण होते हैं, सोडियम के लवण होते हैं, पोटेशियम के लवण होते हैं और आयरन के लवण होते हैं। रक्त में मुख्य रूप से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन के लवण उपस्थित होते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें कैल्शियम के लवण कौन से होते हैं, Ca, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2PO4 की होल है, Ca3PO4 की होल है ट्वाइस, Ca3PO4 की होल है ट्वाइस। ठीक है, और आयरन है उसका मुख्य लवण होता है आयरन सल्फेट। कौन सा होता है, आयरन सल्फेट। कैल्शियम का मुख्य लवण है वो कैल्शियम फॉस्फेट, और आयरन का मुख्य लवण है वो फेरस सल्फेट। ठीक है, और सोडियम का मुख्य लवण है NaCl, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 जैसे लवण उपस्थित होते हैं। और पोटेशियम के KCl, पोटेशियम का मुख्य लवण कौन सा है, KCl। ये लवण उपस्थित होते हैं किसके अंदर है, रक्त के अंदर। ये लवण किसके अंदर उपस्थित होते हैं, रक्त के अंदर उपस्थित होते हैं। अब ये जो लवण हैं, इन लवणों का निर्माण आपको पता होगा आयनों से होता है। किससे होता है, आयनों से होता है। और वो आयन कौन कौन से है वो देखो, कैल्शियम आयन हो गया ना Ca+2, ये फॉस्फेट आयन हो गया ना PO4-3। ये यहां पर देखिए ये सोडियम आयन है ना Na+, ये क्या कौन सा आयन हो गया Cl-। ये कौन सा आयन है, सोडियम आयन। दोबारा से बात कर लेते हैं, सोडियम आयन आ गया वैसे पहले। और ये क्या है HCO3-। कौन सा है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन।
यहाँ पर देखो ये K है पोटेशियम आयन और Cl माइनस है वो पहले ही आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार Fe+2 Fe++ या Fe+2 फेरस आयन हो गया, ठीक है। और ये सल्फेट आयन हो गया जिसे अपन क्या बोलते हैं SO4-2। तो ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य आयन हैं, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले क्या हैं, मुख्य आयन हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, प्लाज्मा और उसके भाग, प्लाज्मा और उसके भाग और प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अब 2 नंबर पे हम शुरू कर रहे हैं, 2 नंबर पे हम शुरू कर रहे हैं रक्त का दूसरा भाग जिसे अपन बोलते हैं रक्त कोशिकाएं। 2 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं रक्त का दूसरा भाग जिसे अपन बोलते हैं रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अब देखिए आगे, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, बताइए रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और जो रक्त का क्या होती है, सजीव भाग होती है, जो रक्त का सजीव भाग होती है। अगर बोले ना रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तो ये कोशिकाएं मिलकर ही किसका निर्माण करती है, ब्लड टिश्यू का निर्माण करती है। अब देखिए आगे, अब रक्त कोशिकाएं कितनी होती है? 3 होती है। नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC और नंबर 3 प्लेटलेट्स। नंबर 3 क्या है? प्लेटलेट्स। आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका, या इंग्लिश में बोले तो रेड ब्लड कार्पल्सेस, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत रक्त कणिका। क्या होती है? श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका। आगे देखिए, अब ये जो लाल रक्त कणिका है इसका दूसरा नाम है रक्ताणु। इसका दूसरा नाम क्या है? रक्ताणु। और इसका दूसरा नाम क्या है? श्वेताणु। क्या है? श्वेताणु, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? बिंबाणु। बिंबाणु, इसका दूसरा नाम क्या है? बिंबाणु। आरबीसी लाल रक्त कणिका रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका श्वेताणु और प्लेटलेट्स और बिंबाणु। अब देखिए इसका अगला नाम है क्या? इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट। हाँ, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट हो गया और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। और 3 नंबर पे जो बिंबाणु है ना, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये क्या होती है? 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इरिथ्रोसाइट, ये तो अक्सर याद रह जाते हैं, इनमें याद रखने में प्रॉब्लम आती है। कौन कौन से हैं? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है? अब सुनिए आगे। अब 1 नंबर पे अपन बात करते हैं आज आरबीसी की। आज हम आरबीसी को डिटेल से पढ़ेंगे। आरबीसी को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा तैयार करना है, ठीक है। हाँ देखिए, आरबीसी सर्वाधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका। आरबीसी क्या है? सर्वाधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका। सर्वाधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका या रक्त कणिका, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रक्त कोशिका या रक्त कणिका। जो कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग कितनी होती है? 99%। कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 99%, थोड़ा सा 99% से कम होती है,
लेकिन कुल रक्त कोशिकाओं का यह सबसे ज्यादा भाग होती है 99%। अब देखिए आगे, अब ये जो आरबीसी है, आरबीसी है वो अपने आप में, इसे अपन इरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रो है ना, इसका अर्थ रेड कलर से होता है, किसे होता है? रेड कलर से होता है, ठीक है, यानी लाल रंग रखने वाली कोशिकाएं। अब देखिए आगे, आरबीसी है वो वास्तव में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। आरबीसी है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। आरबीसी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब समझते हो क्या? नहीं समझते हो तो थोड़ा सा सुन लीजिए, बाकी हम कोशिका के साथ पढ़ लेंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लाल रक्त कोशिका और कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और नंबर दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, देखिए कोशिका के मूल तीन भाग होते हैं। नंबर एक कोशिका झिल्ली, नंबर दो केंद्रक और नंबर तीन कोशिका द्रव्य। नंबर एक कोशिका झिल्ली, नंबर दो केंद्रक और नंबर तीन द्रव्य। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक। अब सुनिए, अब ये जो केंद्रक होता है ना, इसके चारों ओर एक आवरण होता है, इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, इसके चारों ओर क्या होती है? एक झिल्ली। तो जिन कोशिकाओं में यह झिल्ली उपस्थित होती है, जिन कोशिकाओं में यह झिल्ली उपस्थित होती है, उसमें क्या होता है कि इसके अंदर पाया जाने वाला मटेरियल और ये आउटर मटेरियल एक दूसरे से पूरे के पूरे अलग होंगे ना, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जिसमें एक झिल्ली के द्वारा केंद्रक के पदार्थ को, या जिसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये बाहर वाला मटेरियल है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। याद रह जाएगा ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अब देखिए, तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है ना, एक झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे अपन यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यानी केंद्र का द्रव्य और कोशिका द्रव्य, केंद्र का द्रव्य और कोशिका द्रव्य एक दूसरे से क्या हो? अलग अलग हो। किसके द्वारा? एक झिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी कोशिका को अपन यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, इन्हें आधुनिक कोशिका भी बोलते हैं और आधुनिक कोशिका ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस आवरण का अभाव होता है। ये इसके चारों ओर जो आवरण है ना, इसका अभाव होता है। इस कारण न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे में घुले हुए रहते हैं या एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ठीक है। एक दूसरे में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं ना। तो ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म, ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म एक दूसरे के क्या हो? साथ हो, एक दूसरे में मिले हुए हो या एक दूसरे में विसरित हो, ऐसी कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, वो पुरानी कोशिका या आद्य कोशिका कहलाती है। पुरानी कोशिका या आद्य कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आधुनिक कोशिका बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आधुनिक कोशिका। बोलिए कोई समस्या? ठीक है, दोबारा सुनिए। हम पढ़ रहे हैं लाल रक्त कणिका, ठीक है, जिसे रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। रक्त में सर्वाधिक पाई जाने वाली रक्त कणिका है, जो कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 99% पार्ट होती है। इसे इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और इरिथ्रो का अर्थ किससे है? लाल रंग से है। इरिथ्रो का अर्थ किससे है? लाल रंग से है, ठीक है। और आरबीसी है वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है कि वे कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है, वो एक आवरण के द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं होता, वो एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे में घुले हुए रहते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग। अब देखिए आगे, देखिए, हाँ, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक। आगे देखो, अब ये जो आरबीसी है ना, वो
एक तो होता है ऊंट, जानते हो ना ऊंट, अरे अपने राजस्थान का जहाज ऊंट है, सांड है, ठीक है ना, ऊंट वो। और एक होता है लामा, एक तो होता है ऊंट और एक होता है लामा, ठीक है। ऊंट और लामा है ना, उनमें आरबीसी यूकेरियोटिक होती है। ऊंट व लामा में आरबीसी यूकेरियोटिक होती है। ऊंट व लामा में आरबीसी यूकेरियोटिक होती है। अब आगे देखो, आरबीसी का आकार या आकृति की बात करें ना, अगर आरबीसी के आकार या आकृति की बात करें तो आरबीसी है ना, वो होती है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव या उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल। उभयावतल जानते हो क्या, या डिस्क नुमा भी बोल सकते हैं, डिस्क नुमा। कई बुकों में तस्त्री नुमा वाला लिखा भी मिलता है। अब मुझे ये बता दीजिए बाइकॉनकेव या उभयावतल क्या होता है, बाइकॉनकेव या उभयावतल क्या होता है। थोड़ा सा समय लूंगा आपका, गौर करना। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। अब ये उत्तल लेंस है ना, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। इसी प्रकार अवतल लेंस है, वो भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा है यहां से, ठीक है। और तीसरा क्या है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, समझ गए ना। अब देखिए, ये उत्तल है, ये दोनों साइड से उत्तल है, इस साइड से भी उभरा हुआ है और इस साइड से भी क्या है, उभरा हुआ है, तो इसे बोलते हैं उभयावतल। क्या बोलते हैं, उभयोतल। दोनों साइड से उत्तल, ये दोनों साइड से क्या है, उत्तल है। ये एक साइड से समतल है और एक साइड से क्या है, उत्तल है। एक साइड से समतल है और एक साइड से क्या है, उत्तल, तो इसे बोलेंगे अपन समतलोतल। क्या बोलेंगे, समतलोतल, ठीक है। अब देखिए, ये इस साइड से तो ऊपर की ओर उभरा हुआ है, उत्तल है, लेकिन इस साइड से अंदर की ओर धसा हुआ है नहीं, तो इस साइड से तो ये अवतल है और इस साइड से ये क्या है, उत्तल, तो इसे अपन बोलेंगे अवतलाउतल, अवतलोतल, अवतलो अवतलोतल। क्या बोलेंगे, अवतलोतल। ठीक इसी प्रकार ये इस साइड से भी अवतल है और इस साइड से भी अवतल है, यानी पिचका हुआ, समझ गए ना, पिचका हुआ, बीच से पिचका हुआ, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं अपन, इस साइड से भी अवतल और इस साइड से भी अवतल, उभयावतल। क्या ये, उभयावतल। और ये इस साइड से समतल, तो इसे बोलेंगे अपन समतलावतल। और ये इस साइड से उत्तल और इस साइड से अवतल, तो इसे बोलेंगे उत्तलावतल, उत्तलावतल, ठीक है। अब देखिए, अब देखो ये उभयावतल है ना, ये बीच से पिचका हुआ है या नहीं, तो देख लीजिए, ठीक है, ये उभयावतल है, तो कहने का मतलब आरबीसी है वो तस्त्रीनुमा होती है और बीच से पिचकी हुई होती है, उत्तल लेंस की तरह। बीच से पिचकी हुई होती है किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। याद रह जाएगा ना। या अपन साधारण शब्दों में बात करें ना, आपने देखा होगा जो मनिहारी होती है, या अपन बोलते हैं गजबण, गजबण पानी ने चाली, वो पानी लाने के लिए क्या यूज करेगी, एक तो घड़ा यूज करेगी और दूसरा एक सर पर अपन लगाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, इंडी बोलते हैं क्या, या साधारण भाषा में बात करें इंडूडी बोलते हैं ना। वो इंडूडी जिस प्रकार से बीच से पिचकी हुई नहीं होती क्या, ठीक उसी प्रकार आरबीसी वो बीच से पिचकी हुई होती है, आरबीसी वो बीच से पिचकी हुई होती है। तो आरबीसी की आकृति कैसी होती है, बाइकॉनकेव, उभयावतल या डिस्क नुमा, बाइकॉनकेव, उभयावतल या डिस्क नुमा होती है। क्लियर है बात है। अब सुनिए आगे, अब जो सबसे बड़ी आरबीसी है ना, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, हाथी की। और अब जरूरी है जानना ये कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी होती है अपने कस्तूरी मरग की। किसकी होती है, कस्तूरी मरग, जानते हो ना, कस्तूरी मरग, कस्तूरी मरग की, ठीक है। तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की और सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मरग की। याद रह जाएगा। अब देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन है, ब्लू व्हेल। लेकिन स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव कौन है, हाथी है। स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव कौन सा है, हाथी है।
एक ऐसा हाथी जिसके शरीर पर बाल थे, किसकी तरह, बेल की तरह, या अपन बोले याक की तरह, समझ गए ना, याक की तरह जिसके शरीर पर बेल थे, जिसका बाल थे, जिसका नाम क्या था, मेमथ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाथी था, जिसके अपशिष्ट हाल ही में अंटार्कटिका में मिले थे। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार की आप छोटी छोटी बातें उनसे अपडेट रहा करो ताकि आपको नई नई बातों का पता चल सके। तो सबसे बड़ी आरबीसी है वो हाथी की है, और सबसे छोटी आरबीसी है वो किसकी है, कस्तूरी मृग की है। क्लियर है? हाँ, अब बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आरबीसी का निर्माण कहां, कैसे, वह किस प्रकार से होता है, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं अपने अपन एक नई पहल की थी ना, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है वो सुनिए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है शरीर में रक्त की कमी आने की स्थिति को क्या कहते हैं, शरीर में रक्त की कमी आने की स्थिति को क्या कहते हैं, शरीर में रक्त की कमी आने की स्थिति को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। नंबर 1 इरिथ्रोमिया, नंबर 2 इरिथ्रोपोइसिस, नंबर 3 इस्कीमिया, और नंबर 4 नंबर 4 पे बात कर लेते हैं अपन नोटा, नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जानते हैं आपका नॉलेज कितना अप टू ग्रेड है। थैंक यू।